देखो बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर जो कि वास्तविक संख्याएं है, उसमें जो प्रमेय 1.2 कहें या 1.3, क्योंकि यहाँ पर जो नई बुक इस साल छपी है उसमें इसे 1.2 लिखा गया है और पुरानी बुक में 1.3 लिखा है। तो आपके पास जो बुक है उस हिसाब से आप समझ लीजिए। तो प्रमेय 1.2 हम देखेंगे और उसके बाद प्रमेय 1.3 या पुरानी बुक में 1.4 लिखा हुआ है, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। इसको हम सिद्ध करना सीखेंगे कि इसको कैसे सिद्ध करें कि √2 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने से पहले ये जो प्रमेय 1.2 है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल इसको सिद्ध करने में हमें करना होता है। तो इसलिए पहले हम इस प्रमेय को समझ लेते हैं। हमने लिख दिया है, एक बार इसको मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप लोगों को पता होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके गुण ये होते हैं कि जो अभाज्य संख्या होती है वो या तो खुद से डिवाइड होगी, खुद के पहाड़े में आएगी, या तो एक के पहाड़े में आएगी। जैसे ये 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। जैसे यहाँ 11 लिखा हुआ है। अब 11 या तो 11 एकम 11 और या तो एक का पहाड़ा पढ़िए तब आएगा 11। ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं या तो खुद के पहाड़े में आती हैं, खुद से कटती हैं, या तो एक से कटती हैं। ये अभाज्य संख्याओं के गुण होते हैं। ठीक है। अब अभाज्य संख्याओं का मतलब आप विषम संख्या ना समझ लीजिएगा। जैसे 5 के बाद 7 लिखा हमने, 7 के बाद 11 लिखा, इसके बीच में 9 भी आता है, तो 9 एक भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 जो है 3 से कट जाएगी, 3 के पहाड़े में आ जाएगा, 3 त्रिक का 9। ठीक है। तो अभाज्य संख्या आप लोग जान गए होंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि p एक अभाज्य संख्या है। तो इसी प्रकार जो हमने ये लिखा, इसमें से कोई मान लीजिए एक अभाज्य संख्या होगी या कोई और हो सकती है। यदि p a² को विभाजित करती है, ये मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है। इनमें से p मान लीजिए कुछ है, और फिर कह रहा है यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब a जो पूर्णांक होता है हमारा, वो क्या होता है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आप लिखते चले जाइए, जहाँ तक लिख पाएँ धनात्मक होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब मान लीजिए यही 4 है और 4 का जो स्क्वायर करेंगे हम तो हमें मिलेगा 16। जिसे यहाँ पर कहा गया कि यदि p a² को विभाजित करती है तो a², a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। हमने 4 क्या लिया, धनात्मक पूर्णांक, इसका वर्ग किया तो क्या आया, 16। अब 16 को मान लीजिए कोई नंबर है, कोई अभाज्य संख्या है, इनमें से कोई अभाज्य संख्या है जो 16 को विभाजित कर रही है, तो वो 16 का जो वर्गमूल है 4, इसको भी विभाजित करेगी। बताइए 16 को कौन कौन विभाजित कर सकता है। 16 को यहाँ विभाजित करने वाला नंबर जो है वो आपको मिलेगा अभाज्य गुणनखंड में 2। अभाज्य गुणनखंड में 2 मिलेगा। देखिए एक बात ध्यान रखना है, 16 को तो ऐसे 8 भी विभाजित कर देगा, लेकिन 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 8 एक भाज्य संख्या है। 16 को विभाजित करने वाली हमें एक अभाज्य संख्या चाहिए जो 2 है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो इसमें 16 आ जाएगा, और 2 जो है 4 को भी विभाजित कर देगी। तो इस प्रमेय में हमसे यही बताया जा रहा है कि अगर कोई भी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है, किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करती है, तो उस धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल जो कि ये a है को भी विभाजित करेगी। जैसे यहाँ हमने बताया, कोई और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ 5 हम ले रहे हैं, तो 5 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये 5×5 25 हो जाएगा। अब बताइए कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो 25 को
विभाजित करे तो वो 5 है, 5 से विभाजित हो जाएगा, मतलब 5 के पहाड़े में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 से 25 5 से कट जाएगा, तो ये जो 5 है क्या ये भी 5 से कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब आप लोग इस प्रमेय का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, कि अगर किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को, अगर किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को कोई अभाज्य संख्या विभाजित कर रही है तो उस धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल को भी वो अभाज्य संख्या विभाजित करेगी। जैसे यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक 5 है और इसका वर्ग 25 है, इसको एक अभाज्य संख्या 5 विभाजित कर रही है तो इसके वर्गमूल 5 को भी ये 5 विभाजित करेगा, अर्थात 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और अभी इसका इस्तेमाल हम इसको जब हम सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरमेय संख्या है तो उसमें हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, देखते हैं। आइए इसे अब हम सिद्ध करते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या कैसे। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है कि प्रमेय 1.3 या 1.4, नई बुक में 1.3 लिखा गया और पुरानी बुक में 1.4। इसमें कहा जा रहा है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। इस बात को हमें सिद्ध करके दिखाना है कि √2 एक अपरमेय संख्या कैसे है। तो भाई हमें तो पता ही है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, पहले से ही हम जानते हैं। √2 हुआ या √3 हुआ या √5 हुआ, और भी ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो √ के अंदर लिखी होती हैं, अभाज्य संख्याएं, वो अपरमेय होती हैं। तो इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे? जब इस तरह का सवाल आता है तो हम इसके विपरीत एक कल्पना करके आगे बढ़ते हैं कि जैसे कह रहा है कि √2 एक अपरमेय संख्या है, तो हम इसको मान लेंगे कि √2 एक अपरमेय नहीं बल्कि एक परमेय संख्या है। फिर इस बात को हम दिखाएंगे कि ये जो परमेय √2 हमने परमेय संख्या माना था, ठीक है, वो परमेय संख्या नहीं है और इसलिए ये एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मानेंगे कि माना √2 एक परमेय संख्या है। तब √2 बराबर a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b ≠ 0। इसका मतलब क्या होता है? जब हमने माना कि √2 एक परमेय संख्या है तब इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b कोई पूर्णांक होगा। ठीक है, किसी भी परमेय संख्या को आप लोग पढ़े होंगे कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है। ठीक है, और q ≠ 0, q ≠ 0 या b ≠ 0 क्यों लिखा जाता है? इसलिए लिखा जाता है कि अगर b का मान यहाँ पर हम 0 रख देंगे तो बटे के नीचे 0 आ जाएगा। जब हम 0 से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो वो इनफाइनाइट आ जाता है या अपरिभाषित आ जाता है, इसलिए बटे के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? देखिए ये हमने लिखा 2/3 और यहाँ पर हमने लिखा मान लीजिए 6/4। ये दोनों संख्याएं बटे में लिखी हैं, लेकिन इसमें अंतर ये है कि इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 2 दूना 4 और 2 तियां 6, 2 से ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये जो संख्या लिखी हुई है 2/3, इसमें 2 और 3 में कोई भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड कर दे, एक के अलावा। ठीक है, एक का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा, एक का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये तो एक से कट जाएंगे। लेकिन एक के अलावा कोई ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिसका पहाड़ा पढ़ें तो 2 3 भी आ जाए और 2 भी आ जाए। तो ऐसी संख्या जैसे 7/9 लिख लीजिए। ठीक है, √2 बराबर a/b लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं, ये b इधर आ जाएगा तो √2 b बराबर a, इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, ये देखो √2b इसका हम वर्ग कर दे रहे हैं बराबर a²। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर। ठीक है, जब आप इसका वर्ग करेंगे तो ये जो 2 अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर केवल 2 बचेगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा और ये बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। ये अंडर रूट हट क्यों जाता है? देखिए, अंडर रूट का मतलब होता है कि इस पे घात 1/2 है और इसका जब आप वर्ग करते हैं तो 1/2 और 2 का गुणा हो जाता है, तो 1/2 और 2 का गुणा करते हैं तो 2 कट जाता है और ये अंडर रूट 2 जो था वो केवल 2 बचता है, उसकी घात 1 हो जाती है। ठीक है, खैर आप जैसे भी समझे हो कि अंडर रूट 2 है या 3 है, उसका जब आप वर्ग करते हैं तो अंडर रूट उस पर से हट जाता है। क्यों हट जाता है मैं वो बता रहा था आप लोगों को। तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर के बटे में 2 है और बराबर है b स्क्वायर। मतलब जब हम 2 से a स्क्वायर को भाग देते हैं तो हमें b स्क्वायर प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अतः 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। देखो, ये जो प्रमेय हमने ऊपर लिख रखा था उसका प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। जब a स्क्वायर बटा 2 लिखा है यहाँ पर और बराबर इधर b स्क्वायर है, तो इसका मतलब जब a स्क्वायर को हम 2 से भाग देंगे तो b स्क्वायर प्राप्त होगा हमें। अतः 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। अब ये जो 2 है ये एक अभाज्य संख्या है और जब अभाज्य संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करता है तो उस धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। यही बात तो हमने इस प्रमेय में समझाई थी। अगर 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो a को भी विभाजित करेगा। ये बात इस प्रमेय में बताई गई है। ठीक है, अब अगर 2a को विभाजित करता है तो इसका मतलब ये हुआ तब माना a बराबर 3c, जहाँ c कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, a बराबर 3c हमने क्यों, सॉरी ये 3c नहीं माना जाएगा, 2c माना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो a बराबर 2c, जहाँ c कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए a 2 से अगर विभाजित हो रहा है, कोई भी नंबर है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, अगर वो 2 से कट रहा है, मान लीजिए 10 है और ये 2 से कट रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 5 ना। ये 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 पंचे 10 होता है ना। मान लीजिए कोई और नंबर है, मान लीजिए 14 है, तो इसको मैं 2 गुणे 7 लिख सकता हूँ ऐसे। मान लीजिए 8 था तो इसको मैं 2 गुणे 4 लिख सकता हूँ। जब आप 2 से इसको भाग देंगे तो कुछ बचेगा ना, तो जो भी आएगा उसको मैं क्या मान लिया हूँ, यहाँ पर c मान लिया हूँ। तो अगर a 2 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब मैं उसे मान सकता हूँ a बराबर 2c, जहाँ c कोई धनात्मक पूर्णांक है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, ये समीकरण 1 है। b स्क्वायर बराबर a की जगह पर आप 2c रख दीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए बटा 2। तो b स्क्वायर बराबर 2 दूना 4, c स्क्वायर बटा 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पर आपका b स्क्वायर बराबर 2c बच रहा है, 2c स्क्वायर बच रहा है। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ b स्क्वायर बटा 2 बराबर c स्क्वायर।
तो देखिए यहाँ जैसे ए स्क्वायर बटा 2 बराबर बी स्क्वायर लिखा था, इसका मतलब था कि ए स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ बी स्क्वायर बटा 2 बराबर सी स्क्वायर है, तो इसका मतलब भी ये है कि जो 2 है वो बी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। अतः 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। इसको आप समीकरण नंबर 2 कह दीजिए। अतः समीकरण 1 तथा 2 से पता चलता है कि ए और बी के बीच कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। देखिए ऐसा क्यों हुआ, हमने कहा था कि ए और बी सहभाज पूर्णांक है, मतलब ए और बी में एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमने क्या सिद्ध कर दिया कि ए भी 2 से विभाजित हो रहा है और बी भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ए और बी के बीच में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अगर ऐसा है तो ये सहभाज पूर्णांक नहीं है, और अगर ये सहभाज पूर्णांक नहीं है तो फिर ये हमारी जो कल्पना थी वो गलत हो जाएगी कि ये एक परमेय संख्या है। तो इससे हम इसको कैसे लिखेंगे जरा देखिए। अब आगे लिखेंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहअभाज पूर्णांक है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √2 एक अपरमेय संख्या है। ये यहाँ पर इस प्रकार सिद्ध हो जाता है। देखिए इसको हमने समझाने के लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म में बताया है, हमने कुछ भी इसमें काटा नहीं है। तो आपको गणित में कोई भी चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर उसे आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में, और अगर समझ में ना आए तो फिर गणित जो है रटने से नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये हो जाता है कंप्लीट। अच्छा, इसी में क्या है कि एक सवाल और है जो उदाहरण नंबर आपकी बुक में उदाहरण नंबर 9 है पुरानी बुक में, और नई बुक में उदाहरण नंबर 5 है, जिसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 के बजाय उस पर कहा गया √3 एक अपरमेय संख्या है। तो उसको सिद्ध करने के लिए सेम यही तरीका होगा, बस केवल यहाँ पर 2 की जगह पर 3 हो जाएगा। तो इसे आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद हम इसी में, ठीक है, उसको भी समझा दे रहे हैं कि √3 एक अपरमेय संख्या कैसे है, उसको कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम कट करके यहाँ पर लिख लेते हैं उदाहरण नंबर 5 या 9 कह सकते हो पुरानी बुक के हिसाब से, जिसमें कहा गया है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। और ये चूँकि उदाहरण है तो यहाँ पर इसके लिए लिख लेंगे हल। और देखिए इसमें जो चेंज करना है वो मैं रेड पेन से चेंज करूँगा, जिससे आपको पता चल जाए। और इसी प्रकार एक सवाल और है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, तो सेम तरीका उसमें भी होगा
तो मैं इसमें कुछ मिटाऊंगा नहीं, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वही मिटाऊंगा और वहाँ पे करेक्शन कर दूंगा। तो आप लोग अगर ये पैटर्न पूरा याद कर लेते हैं तो इस प्रकार कोई भी नंबर आ जाए, √2, √3, 5, 7, तो सबके लिए सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि माना √2 एक परमेय संख्या है तो इसको 3 लिख लेंगे, यहाँ पर भी 3 कर देंगे, यहाँ पर भी 3 कर देंगे, यहाँ भी 3 कर देंगे, यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा। ये 2 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ भी 3 लिख दीजिए, यहाँ भी 3 लिख दीजिए और यहाँ भी 3 लिख दीजिए। जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ 3 लिखते जाइए, यहाँ भी 3 लिख दीजिए। अब इसका जब आप वर्क करेंगे तो ये 3 त्रिक 9 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा के लिखता हूँ। देखो ये 3 त्रिक 9 c²/3। जब इसे आप कैंसिल करेंगे 3 × 3, 3 त्रिक 9, तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप लिखेंगे इसे इस तरीके से, यहाँ बटे में आ जाएगा 3, इसके बटे में आ जाएगा। फिर यहाँ 2 है तो 3 कर दीजिए, यहाँ भी 3 कर दीजिए और समीकरण 1 तथा 2 से पता चलता है कि ए और बी के बीच कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 के बजाय 3 लिख दीजिए। 3 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः √2 के बजाय यहाँ 3 लिख दीजिए, एक अपरमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये भी सिद्ध हो जाती है। तो देखिए, अगर आप पैटर्न याद कर लेते हैं तो उसमें क्या है, केवल संख्या जो दी रहेगी उसको चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें वही लिखनी है। जितने भी सवाल चाहें इस पर आप लगा लीजिए, आपका 100% सही रहेगा, कोई भी इसमें गलती नहीं होगी। तो चलिए इतना करिए आप लोग, और जो अभ्यास का एक सवाल है √5 उसे खुद करने की कोशिश कीजिए।